बच्चों, आज हम पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में जैसा कि हम लोगों ने पार्ट वन में पढ़ा था कि मिडवेल हिस्ट्री में कौन-कौन से शासक हुए, जिसमें हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लिया था। उसके बाद खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी का नाम हुआ था, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर खिज्र खां, फिर आपने लोधी वंश का शासन सुना था। तो आज हम लोग देखते हैं पार्ट टू में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि भाई भारत में, अगर भारत में हम लोग बात करते हैं मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कैसे भारत में ये लोग आए और कैसे उन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया। तो भाई स्टार्टिंग ऑफ जो मुस्लिम सिविलाइजेशन था, यहाँ पे इनकी सभ्यता थी, वो कैसे हुई। तो आपने देखा होगा, अगर हम बात करें तो उसके लिए हमने मोहम्मद बिन कासिम का नाम लिया था, ठीक है, गजनवी का नाम लिया था। बट अगर हम बात करें सीधे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का जो 1191 का युद्ध था, तराइन का प्रथम जो युद्ध था, जिसमें आपने देखा था पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है। बट कहीं ना कहीं जयचंद की वजह से 1192 का जो बैटल ऑफ तराइन सेकंड का जो युद्ध था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इसमें जयचंद इसकी बहुत सहायता कर देता है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज यहाँ पर हार जाता है। यही युद्ध कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम शासक की नींव रख देता है, मुस्लिम शासक की एंट्री कर देता है, मुस्लिम शासन की नींव रख देता है। और जिस जयचंद ने कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, वहीं पे अगर हम देखें तो भारत मुस्लिम शासकों का साम्राज्य फैल गया। कब से? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? बैटल ऑफ चंदावर। तो बैटल ऑफ चंदावर की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो मोहम्मद गोरी एंड राजा जयचंद के बीच में हुआ। और अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम एक मुस्लिमों का जो प्रभुत्व है, एक सरवाइव पूरे भारत में करना, इसकी जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग हुई, वो हुई थी इल्तुतमिश, जिसकी लड़की का नाम आपने सुना होगा, रजिया सुल्ताना। मैंने बताया था रजिया सुल्ताना जो पहली मुस्लिम शासिका थी, महिला शासिका थी। उसके बाद कोई महिला शासिका मुस्लिम नहीं हुई। तो अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के समय से मुस्लिम प्रभुत्व की बहुत ही बेहतरीन शुरुआत भारत में होने लगी। कहीं ना कहीं काफी कट्टर और कठोरता पूर्वक शासन स्टार्ट कर दिया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम शासन करने वाला वंश था। बट अगर हम बात करें, ये तो एक शासन करने की बात कर रहे हैं, 1290 से लेकर 1320, केवल 30 वर्ष का शासन करने वाला खिलजी वंश। और अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश, तो वो हो गया तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 तक, 94 साल तक। 94 साल तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सबसे कम और सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन कौन था। तो सबसे कम खिलजी वंश हो गया, सबसे कम कौन सा हो गया बच्चों? खिलजी वंश। और सबसे ज्यादा शासन करने वाला तुगलक वंश। वैसे तो देखा जाए, आप सैयद वंश को भी देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर हम खिलजी वंश और तुगलक वंश की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाई जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी मतलब जो गुलाम वंश था, ठीक है, कौन सा बच्चों? गुलाम वंश। और इसमें जो शासन कर रहा था वो कौन सा वंश था? कुतुबी वंश, मतलब जो जाति थी कुतुबी वंश। इसका फाउंडर कौन था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया, जो आज पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? तो तुर्क देश से आया था। और यह दिल्ली सल्तनत का फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सेकंड, शमसी वंश। शमसी वंश भी स्लेव डायनेस्टी का ही पार्ट है, जिसका फाउंडर था इल्तुतमिश। और इसने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया।
ये भी एक तुर्क देश का ही रहने वाला था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था बच्चों, तो हम बात करेंगे किसकी, इल्तुतमिश की। पर अगर वो पूछा जाए कि भाई चालीसा दल का भी संस्थापक कौन था, मतलब 40 सरदारों का एक दल बनाया था जिसको चालीसा दल या चहलगानी भी बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? चहलगानी, चालीसा दल या चहलगानी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरा, स्लेव डायनेस्टी का ही तीसरा सबसे शक्तिशाली कैंडिडेट, जिसको बलबनी वंश में गयासुद्दीन बलबन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? गयासुद्दीन बलबन। इसने अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया। यह भी एक तुर्क था और इसने ही चालीसा दल को खत्म किया। अगर पेपर में आता है कि भाई चालीसा दल की स्टार्टिंग, चहलगानी ग्रुप की स्टार्टिंग किसने करी बच्चों, तो ये बात आ जाएगी इल्तुतमिश। अगर आ जाए कि भाई चालीसा दल का दमन किसने किया या चालीसा दल को खत्म किसने किया, तो नाम आएगा गयासुद्दीन बलबन का। अब बच्चों बात करते हैं खिलजी वंश। तो ये खिलजी वंश था, ये सेकंड दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी खिलजी वंश। खिलजी वंश का फाउंडर कौन था बच्चों? जलालुद्दीन खिलजी था और इसकी कैपिटल बच्चों क्या थी? दिल्ली थी। और ये भी एक तुर्क था और सबसे कम शासन काल वाला वंश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो शासन रहा है किसका रहा है बच्चों? तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, इसको गाजी मलिक भी बोलते थे, इसकी कैपिटल भी दिल्ली रही है और ये भी एक तुर्क था, तुर्क देश से बिलोंग करता था। सबसे अधिक शासन करने वाला वंश यही कहलाता है। उसके बाद सैयद वंश की बात करते हैं। इसका फाउंडर खिज्र खां सैयद था और इसने भी अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया। ये भी एक तुर्क था। और उसके बाद अगर हम बात करें पांचवें और लास्ट डायनेस्टी जो लोधी वंश थी, लोधी वंश जिसका फाउंडर बच्चों कौन था? बहलोल लोधी। जिसका फाउंडर बच्चों कौन था? बहलोल लोधी था और इसकी कैपिटल बच्चों दिल्ली हुआ करती थी। ठीक है, और यह अफगान देश जिसको हम लोग अफगानिस्तान बोलते हैं वहां का रहने वाला था या उसी देश से आए थे, और यह भारत के प्रथम अफगान वंश के शासन करने वाले थे। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसकी 1210 में चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चों कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसका नाम आता है? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो वो नाम आएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इसकी 4 साल में ही डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से कोई ऐसा काम नहीं हो पाता है, कोई ऐसी नींव नहीं रख पाता है जिसकी वजह से उसको संस्थापक बोला जाए रियल। हाँ, स्टार्टिंग करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। दिल्ली को सल्तनत की कैपिटल के रूप में किसने स्थापित किया? तो वो भी नाम बच्चों इल्तुतमिश का ही आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से शासन नहीं किया था, लाहौर से ही शासन किया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश का नाम आता है। ठीक है, मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश नाम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम प्रभुत्व की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी, तो भी आप इल्तुतमिश का ही नाम लेंगे। ठीक है, मध्यकालीन मतलब मिडवल हिस्ट्री की फर्स्ट फीमेल फाउंडर कौन थी, मतलब शासिका कौन थी? तो नाम आएगा रजिया सुल्तान का। इसका नाम आएगा बच्चों रजिया सुल्तान का। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था बच्चों? तो उसका नाम था बच्चों जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी एज लगभग 70 साल थी। कितनी साल थी? 70 साल थी। तुर्क शासक में सबसे अधिक शासन करने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक
विद्वान एवं शिक्षित शासक जो खगोल शास्त्र मतलब मैथ और जितना भी आप अगर आप देखें आयुर्विज्ञान सहित अनेक जितनी भी शिक्षाएं थी उनमें सबसे ज्यादा माहिर इंसान था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर भी कहीं ना कहीं इसे लोग तनकी राजा या पागल राजा भी बोलते थे क्योंकि कहीं ना कहीं इसने बहुत जो बड़े बड़े फैसले लिए वो कहीं ना कहीं क्या हो गए बच्चों, फेल हो गए, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। और देखिए पढ़े लिखे होने की वजह से ही होली जैसे धार्मिक त्योहार में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक ही था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लेता था, जिसके कारण बर्नी ने उसे उसकी कटु आलोचना की। बर्नी एक कवि और उसके समय का एक लेखक। इतिहासकार बदायूंनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसके कई सारे ऐसे फरमान जो गलत सिद्ध हुए जिसकी वजह से सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, ऐसा बदायूंनी ने लिखा है। सबसे अधिक गुलाम रखने वाला सुल्तान कौन था, तो नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक गुलाम रखने वाला सुल्तान कौन है, तो नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ के दो अशोक अशोक स्तंभ, अशोक का नाम तो सुना होगा, सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आपने, तो दिल्ली लेकर कौन लाया, तो नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक। किसका नाम आएगा बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद का नाम आपने सुना होगा, कई सारी नहरों का भी इन्होंने निर्माण कराया, कई सारे बगीचों और सड़कों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया है। ठीक है। अब एक ऐसे कैंडिडेट जिसका नाम आपने कई बार इतिहास में सुना होगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता ये 1333 ईस्वी में आया था, 1346 तक यहीं रहा। इब्न बतूता कहाँ से आया था बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, मोरक्को का मूल निवासी था। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इसने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है किताब उल रहला। इससे बहुत सारी दिल्ली सल्तनत की बातें देखने को मिलती हैं। किताब उल रहला जिसने इब्न बतूता ने इसमें अपनी यात्रा का पूरा वर्णन किया है। इब्न बतूता किसके समय में आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 में भारत आया। मतलब एक पर्टिकुलर समय दिया है कि 1325 से 1351 के बीच में ही भारत आया है, क्योंकि उसी के समय का उसने सारा डेटा लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक है। 1342 ईस्वी में सुल्तान का दूत बनकर ये चीन भी गया था। कौन गया था? इब्न बतूता। कब गया था? 1342 में सुल्तान का एक एम्बेसडर बनकर, एक दूत बनकर चीन भी गया था। अब कुछ युद्ध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से मुस्लिम शासन की स्टार्टिंग इंडिया में हुई। तो अगर हम 1178 की बात करें तो माउंट आबू का युद्ध, जो मोहम्मद गोरी और मूल राज सेकंड के बीच में हुआ। ठीक है। इसमें कौन युद्ध जीता? भीम जीता और मोहम्मद गोरी पूरी तरह से हार जाता है। ठीक है। उसके बाद 1191 में तराइन, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है। मोहम्मद गोरी यहाँ भी बुरी तरह से हारता है। पर कहीं ना कहीं दोनों राजाओं की वजह से, दोनों राजाओं की दया से ये छूट जाता है। पर लेकिन तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों थे, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें तोड़ दी जाती। 1194 जिसने सेकंड के लिए कहीं ना कहीं गोरी का साथ दिया था, जिसका नाम था जयचंद।
बैटल ऑफ चंदावत। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें भी मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जयचंद हार जाता है। और यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की स्टार्टिंग हो जाती है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मेरी नज़र में पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1215 तराइन का थर्ड युद्ध, जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। 1518 की बात करें तो खतौली का युद्ध में जिसे महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसे महाराणा सांगा जीत जाता है, ठीक है। इसी के बाद आपने सुना होगा बाबर को इनवाइट करना, इब्राहिम लोदी को हरवाना, और बाद में फिर महाराणा सांगा का बाबर के साथ भी युद्ध होता है। 1526 का जो युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का प्रथम बैटल ऑफ पानीपत, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और यहीं से मुगल सल्तनत की स्थापना भारत में हो जाती है। दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश यहीं से समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, और 1526 में ही मुगलिया सल्तनत का दिल्ली पे अधिकार हो जाता है और यहीं से बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बहुत से शासक आते हैं और एक मुगल सल्तनत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। भारत में काफी ज्यादा वर्चस्व रहा है, ठीक है। तो इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पर अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो मंगोलों का जो आक्रमण है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज को यही समाप्त करते हैं, और जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।